हेलो बच्चों, माय नेम इज़ अंजारुल और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मिस्टेज। बच्चों, आज की क्लास में हम DOE में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उसके सेक्शन बी को देखेंगे। लास्ट वीडियो में मैं सेक्शन 1 देखा था जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 20 तक कवर किया था। इसमें हम देखेंगे सेक्शन बी। इसमें सेक्शन बी में 5 क्वेश्चन है जो कि 2 मार्कर हैं। सो पहला क्वेश्चन ये है उसका, राइट द फॉलोइंग फंक्शन दिस वन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। चॉइस में ये दिया है, हम दोनों क्वेश्चन को एक साथ देखेंगे, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन है इसका, फर्स्ट वाला पार्ट ये है, tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। आई थिंक बच्चों ये ऐसा क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, लिखा तो यही है, मेरे हिसाब से यहां तक होना चाहिए, क्योंकि अगर ये -1 लिखा हुआ है अंडर रूट में तो ये और ये तो कट जाएगा। अगर ध्यान से देखो तो 1 और -1 तो कट जाएगा, तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन यहां तक होना चाहिए। ये ऑलरेडी बुक में है यहां तक क्वेश्चन, ठीक है। सो हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि ये 1 और ये 1 कैंसिल आउट हो जाएगा अपॉन एक्स। ये बुक का क्वेश्चन है, बट हम देखते हैं यहाँ पर सॉल्यूशंस। सो करना क्या होता है, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है tan इनवर्स tan थीटा। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाता है, आंसर होता है थीटा। बट ध्यान रखना, ये और ये तभी कैंसिल आउट होगा जब ये दोनों सेम हो, यानी कि ये tan इनवर्स हो, ये tan हो, ठीक है। यहाँ पे कहीं भी दूर दूर तक आपको tan नहीं दिख रहा है, तो यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि हमें x को कुछ ना कुछ लेट करना होगा कि ये पूरा tan में बने, तब ना ये कैंसिल आउट होगा। तो उसके लिए हम करेंगे क्या, आइडेंटिटी यूज करते हैं। देखो बच्चों, 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर। पहला हमारा टारगेट होगा कि रूट हटाना है, पहला टारगेट ये होगा कि रूट हटाना है। तो आपको याद होगा आइडेंटिटी, 10th वाली आइडेंटिटी है, 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा। अगर ये x की जगह पे हमने tan थीटा पुट किया तो ये आइडेंटिटी से सेक स्क्वायर आ जाएगा, रूट हट जाएगा, ठीक है। सो लेट करते हैं हम यहाँ पे x इक्वल टू tan थीटा। लेट किया हमने x इक्वल टू tan थीटा। सो ये हो गया tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा, जो कि फर्दर हो जाएगा tan इनवर्स, ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, इस पे रूट है, और ये हो गया tan थीटा। सो फर्दर ये हो जाएगा tan इनवर्स ये सेक थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। अब इसको फर्दर हम सॉल्व करते हैं। tan इनवर्स सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 बाई कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिख सकते हैं। इसको फर्दर हम ऐसे लिख सकते हैं, tan इनवर्स ये हो जाएगा, एलसीएम ले लिया हमने, 1 माइनस कॉस थीटा साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। सो ये क्या बना हमारा, देखो ये बना tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इतना तो आ गया। अब देखो बच्चों, अभी भी ये tan में नहीं हो रहा है, तो इसको tan में हम चेंज करेंगे। उसके लिए हम डबल एंगल फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या होता है फॉर्मूला, ये देख लो, cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, cos 2 थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। जितना भी यहाँ पे एंगल होगा उसका आधा हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये 11th क्लास का फॉर्मूला है हमारा, ठीक है बच्चों। सो यहाँ पे हम यही अप्लाई करते हैं। ये हो गया हमारा tan इनवर्स तो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये फाइनली हमारा बन गया tan इनवर्स, इसमें तो यही फॉर्मूला अप्लाई कर लिया, 2 साइन स्क्वायर जितना भी एंगल है उसका आधा, ठीक है। और यहाँ पे हो गया 2 साइन थीटा बाई 2, इसका हाफ, जितना यहाँ पे है उसका हाफ है यहाँ पे। तो यहाँ पे थीटा था, थीटा बाई 2 हो गया इंटू कॉस थीटा बाई 2। 2 कैंसिल आउट, एक साइन यहाँ से कैंसिल हो, तो ये बचा क्या हमारे पास, tan इनवर्स tan थीटा बाई 2।
ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, आंसर आएगा θ/2। अब थीटा की वैल्यू को जहाँ हमने लेट किया था, हमने यहाँ पे लेट किया था x = tan थीटा, तो थीटा की वैल्यू अगर तुम यहाँ से निकालना चाहो तो क्या निकलेगा, थीटा = हो जाएगा tan 1x। ये हो गया थीटा की वैल्यू, यहाँ पुट कर दो, ये हो गया tan 1x डिवाइडेड 2। ये हो गया इसका सिंपलेस्ट फॉर्म, इस क्वेश्चन का सिंपलेस्ट फॉर्म यही हो गया। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है, साइन इनवर्स sin 17π/8। अब देखो बच्चों, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है, साइन इनवर्स साइन थीटा होता है तो ये दोनों कैंसिल आउट होके ये थीटा बचता है। इतना समझ में आया। और इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होता है, थीटा की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है -π/2 to π/2, यानी कि इसका जो आंसर आना चाहिए इसी के बीच में आना चाहिए। ये हो गया प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। इसका -π/2 ये इधर होता है, ये होता है π/2। सो इसको अगर हमने यहाँ से इसको हटा दिया, इस फॉर्मूला को डायरेक्ट यूज करके, तो आंसर क्या आ जाएगा, 17π/8 से हमने इसको हटा दिया तो आंसर आ जाएगा 17π/8। पता है बच्चों ये कहाँ कितना हो गया, 17 को 8 से डिवाइड करोगे तो ये 2π से ऊपर चला जाएगा। ठीक है, जबकि हमें क्या चाहिए, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच इसी में होना चाहिए, तो ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, इसके बीच में नहीं आ रहा है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा। उस केस में हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा आंसर को प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच निकालने के लिए। उसके लिए क्या करते हैं, साइन इनवर्स था, साइन 17π/8 को हम तोड़ेंगे 2π + π/8, ऐसे लिख सकते हैं हम। अच्छा बच्चों, अब सवाल आता है कि हमने 2π पे ही क्यों तोड़ा, तो क्या करना, देखो ये जो नंबर है ना 17, इसको 8 से डिवाइड कर दो। 17 कब कटेगा, 8 2 जा 16 आता है, ये 1 हो गया। तो देखो ये 2 है तो 2π पे तोड़ना, जो भी यहाँ पे क्वोशिएंट आएगा, उसी पे तोड़ना है। ये जो इंटीजर आएगा या फिर नेचुरल नंबर बोल सकते हो, जो भी आएगा उसी पे हमें तोड़ना है। तो 2π में हम कितना ऐड करेंगे कि 17, देखो 2π है, यहाँ पे समथिंग अपॉन, यहाँ पे नहीं पता हमें क्या लिखना है, अपॉन में तो 8 आएगा। अब इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करो, कितना होगा, एलसीएम लो, 16 में 1 जोड़ेंगे तब ना 17 होगा। ठीक है, अगर 18 होता तो 2π लिखना होता है यहाँ पे। सो अब देखो 2π पे साइन चेंज नहीं होता, 2π पे साइन चेंज नहीं होता, साइन ही रहता है, और ये π/8 आ गया। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट 2π प्लस समथिंग कहाँ चला जाएगा, 2π यहाँ पे होता है, 2π प्लस समथिंग आ जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। सो अब यहाँ से अगर सॉल्व करें, ये दोनों कैंसिल आउट होगा तो आंसर आ जाएगा π/8। π/8 कितना होता है, 180 को अगर 8 से डिवाइड करेंगे, 180 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 45 आएगा। ये हो गया 22.5 डिग्री। ये लगभग कहाँ आ जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये इसके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में है। सो आंसर विल भी हमारा ये होगा। आप इस फॉर्म में लिखना, π/8 के फॉर्म में, इस फॉर्म में मत लिखना। ठीक है, हालांकि इसकी वैल्यू डिग्री में यही होती है, बट आप π/8 के फॉर्म में लिखना। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 22 है। 22 में क्वेश्चन सिंपल दिया है, प्रूव करना है 3 sin 1x = sin 3x - 4x³। सो बच्चों ट्रिगो में क्या करते हैं, ट्रिगो में ज़्यादा पॉसिबिलिटी ये होती है कि हम बड़े वाले साइड से प्रोसीड करें और छोटे वाले साइड को आराम से इजीली हम प्रूव कर सकते हैं। तो बड़ा वाला साइड ये वाला हो रहा है, तो हम इस साइड से हम प्रोसीड करेंगे कि ये वाला छोटा वाला साइड आराम से आ जाए। सो यहाँ पे देखो साइन इनवर्स 3x - 4x³ है। हमें इसको हटाने के लिए पूरा साइन में होना है। साइन तो ये दूर दूर तक नहीं दिख रहा है, तो यानी कि हमें x की वैल्यू को कुछ लेट करना है। सो यहाँ पे देखो क्या लेट करेंगे, यहाँ पे उसके लिए एक फॉर्मूला है हमारे पास। फॉर्मूला होता है sin 3θ का फॉर्मूला है, क्या होता है, 3 sin θ - 4 sin³ θ। सिमिलर ऐसा ही दिख रहा है ना, अगर ये थीटा के x के जगह थीटा रखते हैं तो ये बन गया, और उसको हम इससे रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लेट क्या करेंगे, लेट करेंगे x = sin θ, सॉरी sin ओनली θ, sin θ। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन, क्या था, साइन इनवर्स 3x - 4x³। इसको हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स
3 साइन थीटा 4 साइन क्यूब थीटा, जिसको फर्दर हम लोग देख सकते हैं साइन इनवर्स साइन 3 थीटा, जो कि हो गया 3 थीटा। अब थीटा की वैल्यू निकालते हैं यहाँ से, थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालोगे, थीटा अगर यहाँ से निकालोगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। जब ये साइन अपने एंगल को छोड़ के इक्वल साइड मेन साइड में आता है तो इनवर्स फंक्शन बन जाता है। तो ये दोनों कैंसिल हो गया, 3 थीटा हो गया। 3 थीटा की वैल्यू क्या होगी? 3 साइन इनवर्स एक्स, हैंस प्रूव्ड। हम कहाँ से प्रोसीड कर रहे थे? राइट हैंड साइड से प्रोसीड किया और लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव कर दिया। ठीक है बच्चों, समझ में आया? अब क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। इसमें 2 पार्ट है और चॉइस है, चॉइस में है, तो आपको चाहे ये करना है चाहे ये करना है। ठीक है, क्वेश्चन देखो, चॉइस दोनों जो बना है वो दोनों मैक्सिमम के कॉन्सेप्ट से बना है। ये नहीं कि एक अलग चैप्टर से आ गया, एक दूसरे चैप्टर से आ गया, दोनों सेम टॉपिक से बना है। मैक्सिमम का कॉन्सेप्ट है इसमें, जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है उसी से बना हुआ है। फाइंड द लिस्ट वैल्यू ऑफ ए सच दैट फंक्शन f given by fx equals to ax square plus ax plus 1 is strictly increasing on 1 to 2। अगर बच्चों यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ें सिखाऊं तो ध्यान से देखना। 23 का फर्स्ट पार्ट हम लोग कर रहे हैं, 23 का फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या बोला है? ये हमारा फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1। आपको पता है कि अगर ये इंक्रीज कर रहा है, ये इस इंटरवल में 1 to 2 के बीच में इंक्रीज कर रहा है, तो इसका डेरिवेटिव जो होगा वो पॉजिटिव होगा। ये तो पता ही है, क्योंकि जब हम किसी फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करते हैं, उसका डेरिवेटिव अगर 0 से बड़ा है तो फंक्शन क्या करता है? इंक्रीज करता है। सो एफ डैश एक्स निकालते हैं। ये कितना हो गया? 2x प्लस ए, और इसकी वैल्यू 0 से बड़ी होगी, क्योंकि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का केस है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोला है ना, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में ग्रेटर देन 0 होता है, नॉट इक्वल टू 0, वो इंक्रीजिंग का केस हो जाता है। अगर यहाँ पे इक्वल साइन डाल दिया तो इंक्रीजिंग केस होगा। यहाँ पे बोला है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, सो पॉजिटिव होना चाहिए। अब इस वाले को, इसको यहाँ से यहाँ तक जो है, इसको हम gx मान सकते हैं। नाम दे दिया gx, ये फंक्शन हो गया 2x प्लस ए। देखो बच्चों, एक्चुअली हो क्या रहा है, हमें क्या देखना है कि ये फंक्शन अगर 0 से बड़ा है तो ये इंक्रीज करेगा। ठीक है, इस इंटरवल में 1 यहाँ पे है, 2 मान लेते हैं, गैप लेते हैं बड़ा, ये 1 है, ये 2 है। अब जरा यहाँ पे आते हैं, अगर इसको डिफ्रेंशिएट किया हमने तो क्या पता चला? ये 2 आया 2, ये तो कांस्टेंट है, 0 हो गया, ये पॉजिटिव है। अगर ये पॉजिटिव है यानी कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है, ये कौन सा होगा? इफ दिस इज पॉजिटिव देन ये क्या करेगा? स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा। ठीक है, अब ये इंक्रीज करेगा तो देखो ये कैसे इंक्रीज करेगा, ये फंक्शन जो होगा कैसे इंक्रीज करेगा? ये इंक्रीज करेगा तो इंक्रीजिंग का 3 केस होता है, या तो फंक्शन यहां से लेके यहां तक के बीच में ऐसे इंक्रीज करेगा, ठीक है, या फिर ऐसे इंक्रीज करेगा, या फिर ऐसे इंक्रीज करेगा। तीनों में सिमिलरिटी या डिससिमिलरिटी क्या है? ध्यान से देखो, इसमें जब इंक्रीज कर रहा है फंक्शंस, इसमें इंक्रीज कर रहा है तो y की जो वैल्यू है ना पॉजिटिव है, ऊपर है, ग्राफ y एक्सिस से इस x एक्सिस से ऊपर की तरफ बन रहा है, तो यानी कि ग्राफ क्या हो रहा है? पॉजिटिव हो रहा है, ये पॉजिटिव है, इसकी पूरी वैल्यू क्या है? पॉजिटिव। हमें पॉजिटिव ही तो लाना था, इसकी वैल्यू क्या है? पॉजिटिव है ना, तो हम ये वाला ग्राफ चूज करेंगे, इन दोनों को चूज नहीं करेंगे। रीजन है उसके पीछे कि इसका आधा पार्ट नेगेटिव हो गया, आधा पॉजिटिव हो गया, जबकि ये बोला क्या था? ये वाला पॉजिटिव है, ठीक है, और ये तो नेगेटिव है, इंक्रीज कर रहा है, लेकिन y की वैल्यू क्या हो रही है? नेगेटिव हो रही है। y इस साइड में बन रहा है नीचे की तरफ ना, तो नेगेटिव हो रहा है। सो हम ये वाला केस लेंगे। अब देखो बच्चों, ये ग्राफ है अगर इंक्रीजिंग का, स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है, इस ग्राफ की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? यही ना, और मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे मिलेगी, तो 1 पे मिनिमम वैल्यू मिलेगी। तो हम अगर यहाँ पे 1 पुट करते हैं ना, तो देखो क्या होगा? एफ डैश एक्स पे आते हैं फिर से, एफ डैश एक्स पे, ये क्या था? 2x प्लस ए, इसकी वैल्यू पॉजिटिव हो रही है।
अगर हमने यहाँ पे 1 किया तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, मिनिमम वैल्यू मिलेगी। और इसने क्या बोला था क्वेश्चन में, लीस्ट वैल्यू ही निकालना है, ठीक है। तो इसकी मिनिमम वैल्यू अगर 2 × 1 रखा प्लस a पॉजिटिव है, सो a इज ग्रेटर देन -2 हो जाएगा, और a इज ग्रेटर देन -2 हो जाएगा, सो -2 इज मिनिमम वैल्यू, a इक्वल टू -2 इज द आंसर। ये हो गया इसका आंसर, क्लियर है। a इक्वल टू -2 है। इसके सेकेंड पार्ट पे, सेकेंड पार्ट को हम इस साइड में सॉल्व कर लेते हैं। देखो बच्चों, हम और वाले पार्ट की बात कर रहे थे, तो इस क्वेश्चन में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। यहाँ पे 9, क्वेश्चन में 9 लिखा हुआ है जो सैम्पल पेपर है, लेकिन यहाँ पे है ax + b, ये बुक का क्वेश्चन है अपने। सो क्या करेंगे इसमें, देखो बच्चों क्या बोला है, इस फंक्शन को मैक्सिमम वैल्यू किस पे हो रहा है, x = 1 पे। fx कितना दिया है, ये दिया है हमारा x⁴ -62x² + ax + 9। इन दोनों जगह पे क्वेश्चन में 9 लिख दिया है, जो कि मिसप्रिंटेड है, यहाँ पे a होगा, ठीक है बच्चों। और इसको बोला कि हैज़ मैक्सिमम वैल्यू एट x = 1, इसमें मैक्सिमम वैल्यू हो रहा है, और ये क्लोज इंटरवल है, देख लो 0 to 2, 0 to 2 के बीच में इसको मैक्सिमम वैल्यू कहाँ मिल रहा है, एट x = 1। तो बच्चों ध्यान से देखो, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू जब हम क्लोज इंटरवल में निकालते हैं, मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू जब हम क्लोज इंटरवल में निकालते हैं, तो वो कॉन्सेप्ट आता है ग्रेटेस्ट वैल्यू या एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना होता है। तो उस केस में कॉन्सेप्ट ये है कि इस फंक्शन को ग्रेटेस्ट वैल्यू या तो एंड पॉइंट पे होगा या फिर क्रिटिकल पॉइंट पे होगा। तो ये तो दोनों एंड पॉइंट है, और दिया मैक्सिमम वैल्यू इस पे है, यानी कि ये क्रिटिकल पॉइंट है। समझ में आया? मैंने बोला कॉन्सेप्ट ये होता है कि एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट मैक्सिमम या एब्सोल्यूट मिनिमम कहाँ मिलता है, या तो क्लोज इंटरवल के एंड पॉइंट पे मिलेगा, या तो 0 पे मिलेगा, या 2 पे मिलेगा। बट इसने बोला क्या कि 1 पे है, यानी कि 1 क्या है, हमारा क्रिटिकल पॉइंट है। क्रिटिकल पॉइंट या फिर एंड पॉइंट पे मिलता है, तो दिस वन इज क्रिटिकल पॉइंट। तो पहले हम क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, 4x³ - 412x + a, ये हो गया हमारा इसको डिफ्रेंशिएट किया, इससे जो वैल्यू 0 करके वैल्यू निकलती है ना x की, ये होता है क्रिटिकल पॉइंट। बट यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट कितना है, क्रिटिकल पॉइंट है हमारा x = 1। तो यानी कि ये वैल्यू हम अगर इसमें पुट करें और इसमें पुट करें तो इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो पुट करते हैं 4 1 to power 3 -124 into 1 plus a equals to 0. This is 4 -124 plus a equals to 0. अगर यहाँ से सॉल्व करोगे तो -120 plus a equals to 0 हो गया, a की वैल्यू हो जाएगी 120 इज द आंसर। अब बच्चों आता है क्वेश्चन नंबर 24 में क्या बोला है, 2 पार्ट है सिमिलर। Show that local maximum of this function x + 1/x is less than local minimum value of these functions. So हमें क्या करना है, इस फंक्शन को मिनिमाइज और मैक्सिमाइज दोनों करना है। तो हम आते हैं फर्स्ट वाले पार्ट पे, ये हो गया fx = हमारा x + 1/x। मिनिमाइज मैक्सिमाइज करने के लिए हमें सबसे पहले इसको डिफ्रेंशिएट करना होता है। सो हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसका हो गया 1, इसका हो गया 1/x² = 0। अब यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ से x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसको उठा के इधर ले आते हैं, x² = हो जाएगा 1। सो x की वैल्यू आ जाएगी +-1। ये हो गया हमारा क्रिटिकल पॉइंट। अब हम करेंगे क्या, इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, दोबारा सेकेंड डेरिवेटिव अप्लाई कर रहे हैं, f'(x), ये हो गया 0, ये हो गया +2/x³। इसका डिफ्रेंशिएशन पता है आपको, 1/x² का क्या होता है, ये पावर ऊपर ले जाते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो कैसे लिखते हैं, ये पावर ऊपर माइनस साइन के साथ और नीचे में हम एक पावर इंक्रीज करा देते हैं, तो ये माइनस और ये माइनस मिलके हो गया प्लस। ठीक है बच्चों, समझ में आया? अब देखते हैं x = 1 पे क्या हो रहा है। हम पहले x = ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट होता है, जो फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करने के बाद जो बनता है पॉइंट आता है x की वैल्यू, दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट।
मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू हमेशा इसी पे प्राप्त होती है। अब करेंगे क्या, चेक करना है कि मिनिमम किस पे होगा, 1 पे होगा कि -1 पे होगा। तो उसके लिए हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करते हैं। 2 टेस्ट होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव एंड सेकंड डेरिवेटिव। हम सेकंड डेरिवेटिव से कर रहे हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव से नहीं कर रहे हैं हम लोग इस क्वेश्चन को। ये x = x = 1 देखते हैं क्या होता है f डबल डैश x की वैल्यू। अगर आपने यहाँ पे 1 डाला तो 2/1 का क्यूब दैट इज 2, ये पॉजिटिव हो गया। जब पॉजिटिव होगा देन मिनिमम वैल्यू एट x = 1। अब हम लेते हैं एट x = -1। -1 रखा तो f डबल डैश x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2/-1 का क्यूब दैट इज 2/-1 जो कि हो गया -2 नेगेटिव। नेगेटिव पे क्या होगा, नेगेटिव पे होगा मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम एट x = -1। किसको मैक्सिमम वैल्यू होगा, इस फंक्शन को। fx मैक्स -1 पे होगा, -1 यहाँ पे रखते हैं, -1 प्लस था -1 तो ये हो गया हमारा -2। fx मीन निकालते हैं, मिनिमम वैल्यू। मीन कितना होगा, x = 1 पे होगा और वो वैल्यू हम इसमें डालेंगे 1/1 दैट इज 2। यहाँ पे देख के पता क्या चलता है कि लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस इज लेस देन लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस। मैक्सिमम वैल्यू जो है fx की, जो मैक्सिमम वैल्यू है वो लेस देन है fx की मिनिमम वैल्यू से, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी आई थी, -2 और इसकी वैल्यू आई थी 2। आपको पता है कि -2 इज लेस देन 2। ये हेंस प्रूव्ड, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं इसका और वाला चॉइस में क्या दिया है वो देख लेते हैं उसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन इस 24 का और वाला चॉइस देख लो क्या बोला है क्वेश्चन में। शो दैट द हाइट ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम which can be inscribed in the right circular cone of the height h and radius r is 1/3 of the height of the cone and greatest volume of the cylinder is 4/9 times the volume of the cone। चलो बच्चों इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम समझने की कोशिश करेंगे। बोला क्या है, पहला स्टेटमेंट ये बोला है, शो दैट हाइट ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ द ग्रेटेस्ट वॉल्यूम विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन द राइट सर्कुलर कोन। इससे पता चला कि ये कोन है, राइट सर्कुलर कोन है, इसके अंदर एक सिलेंडर बना हुआ है, इंस्क्राइब किया गया है। सिलेंडर समथिंग ऐसा होगा, राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट h। कोन की हाइट दे रखी है h, यहां से यहां तक की हाइट दे रखी है h, और कोन का रेडियस दे रखा है ये वाला रेडियस r। h क्या है, हाइट ऑफ कोन, r रेडियस ऑफ कोन है। समझ में आया बच्चों। अब हमें प्रूफ करना है इसकी हाइट, इसकी रेडियस कुछ और रही होगी, सिलेंडर की भी रही होगी, इसको हमने r1 मान लिया। इसकी हाइट यहाँ से लेके यहाँ तक है, इसको हमने h1 मान लिया। r1 = रेडियस ऑफ सिलेंडर एंड h1 इज हाइट ऑफ सिलेंडर। ठीक है बच्चों, अब क्या बोला है देखो ध्यान से। सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ के ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्या मैक्सिमाइज करना है, क्या मिनिमाइज करना है। इतना तो आइडिया लग गया कि मैक्सिमम की कब प्रॉब्लम है। यहाँ पर देखो ग्रेटेस्ट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर के वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है। इस वाले स्टेटमेंट से पता चला ग्रेटेस्ट वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर के वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है वो देख लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, इसका फॉर्मूला होता है पाई
R1 स्क्वायर H1, क्योंकि R इसका पाई आर स्क्वायर H होता है, बट यहाँ पे देखो इसका रेडियस R1 है, H1 इसकी हाइट हो गई। अब देखो जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है उसमें हम ढूंढते हैं कितने वेरिएबल है, तो इसमें है 2 वेरिएबल R1 और H1। हमें 2 वेरिएबल नहीं चाहिए होता है, इसको कन्वर्ट करेंगे सिंगल वेरिएबल में, तो उसके लिए R और H में एक रिलेशन ढूंढेंगे। इसके लिए हमें R और H में एक रिलेशन ढूंढना है। अब वो रिलेशन कैसे ढूंढेंगे R और H में, ढूंढने की कोशिश करो बच्चों। देखो अगर इसको मिला दे ऐसे, तो अब ध्यान से देखो अब ध्यान से देखो, यहाँ पे 2 रेक्टेंगल बन रहा है। रेड पेन से मैंने इसको कर रहा हूँ। एक रेक्टेंगल ये मिला, एक बड़ा वाला रेक्टेंगल ये वाला, ये वाला 2 रेक्टेंगल मिला। नेमिंग कर देते हैं इसको A B C D E। अगर आप बात करो, अगर हम बात करें ट्रायंगल AEB एंड ट्रायंगल ADC, तो ये दोनों क्या होंगे, आर सिमिलर। ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे बाय AA क्राइटेरिया से। AA क्राइटेरिया AA देखो ये तो दोनों में कॉमन हो गया, इस छोटे वाले ट्रायंगल में भी और बड़े वाले में, और ये 90 डिग्री है, तो AA क्राइटेरिया से ये सिमिलर हो गया। जब सिमिलर होता है तो साइड का रेशियो प्रोपोर्शन में होता है, आपको पता ही होगा, 10th क्लास तो पढ़ी होगी। सो इस वाले डेटा से हम ये कंक्लूजन निकालते हैं कि इनका साइड का रेशियो क्या होगा, प्रोपोर्शन में होगा। तो ये वाला साइड लेते हैं, ये AE बाई AD इक्वल होगा EB बाई DC, तीसरा होगा AB बाई AC। इस डेटा को यूज नहीं करेंगे, बता रहा हूं बच्चों क्यों इसको यूज नहीं करेंगे। हमें क्या चाहिए था, हमें एक रिलेशन चाहिए था, किसमें, इन दोनों में। तो AB और AC में नहीं आएगा वो रिलेशन, वो यहीं से मिल जाएगा हमारा। AE की वैल्यू देखो क्या है, AE यहां तक हम लिख सकते हैं H माइनस, देखो AE की वैल्यू जरा देखना, H माइनस H1 है। ये देखो ये पूरा H था, यहां से यहां तक ये H1 था, ये माइनस कर देंगे तो ये हो गया यहां से यहां तक, यहां से यहां तक होगा H माइनस H1। ठीक है बच्चों, अब आओ बात करते हैं AD। AD कितना होगा, यहां से लेके यहां तक ये पूरा H था, EB R1 और DC हो गया R। अब हमें R1 H1 में एक रिलेशन आ गया, R1 H1 में एक रिलेशन आ गया। तो बच्चों R1 और H1 में रिलेशन यहां से मिल जाएगा, इसको क्रॉस करा देते हैं, HR माइनस H1 R इक्वल्स टू HR1। अब हम क्या करते हैं, R1 की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर लेते हैं, नहीं H1 की निकालते हैं, क्योंकि R1 को निकालेंगे तो फिर स्क्वायर करना पड़ जाएगा। तो हम निकाल लेते हैं, H1 की वैल्यू निकाल लेते हैं, इसको इधर लाया, इसको इधर ले जाते हैं, HR माइनस HR1 इक्वल्स टू H1 R। तो HR माइनस HR1 बाई R इक्वल्स टू हो जाएगा H1। ये हो गया हमारा रिलेशन। ठीक है बच्चों, अब इसको यहाँ पर पुट कर लेते हैं, वॉल्यूम पाई R1 स्क्वायर HR माइनस HR1 बाई R। ये दोनों गिवन है, ये दोनों गिवन है, यानी कि इसको अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन होगा 0। अब बच्चों इस R1 की एंट्री अंदर कराते हैं, पाई बाई R कर दिया, HR R1 का स्क्वायर माइनस HR1 का क्यूब हो जाएगा। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, dV अपॉन dR1 पाई बाई R
ये हो गया एच आर इंटू 2r1 माइनस 3HR1 का स्क्वायर। अब बच्चों देखो क्या हो रहा है, बेसिकली इसको जीरो करते हैं क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए, तो ये वाला पार्ट जीरो हो जाएगा। सो 2HR1 माइनस 3HR1 का स्क्वायर इक्वल्स टू ज़ीरो हो गया। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से अगर हम R1 की वैल्यू निकालें, H कॉमन आ गया, 2R माइनस 3R1। अच्छा ठीक है चलो। सो अब यहाँ से होगा क्या, ये R1H हमने बाहर निकाले, 2R माइनस 3R1 हो गया था इक्वल टू जीरो। सो यहाँ से R1 की वैल्यू होगी ज़ीरो और यहाँ से R1 की वैल्यू हो जाएगी 2R/3। ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट आया। अब क्या करना है, इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे, d2v अपॉन d2v अपॉन dr1 स्क्वायर निकालेंगे। सो पाई बाई आर था, ये कांस्टेंट था, कांस्टेंट ही रहेगा। इसका हो जाएगा 2HR माइनस 6HR1। अब यहाँ पे R1 की वैल्यू पुट करते हैं, देखते हैं क्या वैल्यू हो रही है, इसकी नेगेटिव हो रही है कि पॉजिटिव वैल्यू हो रही है। सो पाई बाई आर 2HR माइनस 6H, R1 की वैल्यू 2R/3 दैट इज़ 2 हो गया। सो ये हो गया हमारा नेगेटिव। सो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। सो मैक्स एट R1 इक्वल्स टू 2R/3, ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट हो गया। अब बच्चों देखो क्या करना है, इस वाले क्वेश्चन में हमें क्या प्रूव करना है वो हम देख लेते हैं। हमें एक तो ये निकालना है कि जो हाइट ऑफ दिस वन होगा, ये हाइट वो h/3 होगा। तो h1 और h में रिलेशन निकालना है हमें, जो कि यहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा हमारा। कैसे निकालेंगे वो देख लेते हैं। स्पेस की कमी है तो हम HR माइनस HR1 बाई R इक्वल्स टू H1 था। ठीक है, हमें H1 की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे R1 की वैल्यू रख देते हैं, वो HR माइनस H2R/3/R। अब ये हो गया 3HR माइनस 2HR/3 इंटू R। ये हो गया HR/3 H1। सो H1 इक्वल्स टू H/3। सॉरी गाइज, मेरी बच्ची यहीं बैठी हुई है, कंटिन्यूसली मुझे इंडिकेट करने की कोशिश कर रही है और मुझसे बातें करना चाह रही है, बट मैं वीडियो में इंडल्ज हूँ, दैट्स वाई आई एम नॉट। सो शी इज कंटिन्यूसली स्क्रीमिंग पापा पापा पापा। सो प्रूव हो गया H1 इक्वल्स टू H/3। एंड यहाँ पे हमने एक पार्ट तो प्रूव कर लिया कि 1/3 ऑफ द हाइट ऑफ द कोन। अब हमें वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम की वैल्यू हमें शो करनी है 4/9 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ द कोन। तो उसके लिए हम करेंगे क्या, वॉल्यूम वाली पार्ट हमारे पास थी, वॉल्यूम कितना था, इन सब की जरूरत नहीं है अब। जो जो डेटा जरूरत है उसको लिख लेते हैं हम लोग। एक R1 इक्वल्स टू 2R/3 की जरूरत पड़ेगी। सो वॉल्यूम देखते हैं बच्चों, वॉल्यूम क्या था उसका, पाई R1 स्क्वायर H1 ये था। R1 की वैल्यू पता है हमें, H1 की वैल्यू पता है, पुट कर देते हैं यहाँ पे। पाई R1 की वैल्यू है 2R/3
होल स्क्वायर, h1 की वैल्यू है h/3। सो ये हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर बाई 9 इंटू h इंटू 3, जो कि होगा 4/27, या इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, 4/27 हो गया ना, पाई r स्क्वायर h। अब बच्चों देखो ये वॉल्यूम हो गया, बट हमें प्रूफ कुछ और करना है। 4/9 बाहर निकाल लेते हैं और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, पाई r स्क्वायर h/3। बच्चों पता है ये किसका वॉल्यूम होता है? ये वॉल्यूम ऑफ द कोन होता है। सो ये हो गया 4/9 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन। हैंस प्रूव्ड। सो ये वाला हमारा फाइंड द एरिया लाइंग बिटवीन द कर्व वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 6x एंड वाई इक्वल्स टू 3x। ये हमारा AOI का पार्ट है। सो y पे स्क्वायर होता है तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ग्राफ कैसे बनेगा। y पे स्क्वायर होता है तो C टाइप बनता है, इस टाइप में राइट वर्ड पैराबोला, ऐसे समथिंग ऐसा ही बनेगा, ठीक है। और y इक्वल टू 3x ये होता है लाइन, तो इसका हम बनाएंगे ग्राफ x y। x अगर 0 लिया तो y हो गया 0। अब x ले लो 3 1, y हो जाएगा 3। सो 0,0 यहाँ पे है एंड x पे 1 जाएंगे और y पे 3, 1 2 3 ये हुआ। इसको मिला के एक लाइन बना दी हमने, ठीक है। अब इन दोनों कर्व के बीच में एरिया कौन सा बना वो निकालना है। ये वाला एरिया बन रहा है, ये वाला। तो सबसे पहले हम ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे, क्योंकि यही डिसाइड करेगा कि इधर एक्स एक्सिस पे कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं इसका। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो ये कर्व y स्क्वायर इक्वल टू 6x, y इक्वल टू 3x, दोनों को सॉल्व करेंगे। y की वैल्यू ये उठा के यहाँ पुट करते हैं, 3x का होल स्क्वायर 6x, ये होगा 9x स्क्वायर इक्वल टू 6x। 9x स्क्वायर माइनस 6x इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ से कॉमन क्या निकाल सकते हैं? 3 निकाल सकते हैं, x आ जाएगा 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। सो x की वैल्यू होगी 0 एंड 2/3। तो ये पॉइंट होगा 2/3, 0 और ये 0 0 आ गया। अब देखो बच्चों, हमें 0 से लेकर 2/3 तक इंटीग्रेट करना है, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। सो रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा? रिक्वायर्ड एरिया 0 to 2/3 अपर कर्व माइनस लोअर कर्व इंटू dx। 0 to 2/3। अपर कर्व क्या है? अपर कर्व पैराबोला है। पैराबोला में हम y की वैल्यू लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? √6x। लोअर कर्व लाइन है, लाइन का हो गया 3x, इधर हो गया dx। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? √6 इंटू √x माइनस 3x, इसको इंटीग्रेट करते हैं। √6 कांस्टेंट है, बाहर कर लिया, इसका इंटीग्रेशन होगा 3/2 इंटू 2/3 माइनस 3x स्क्वायर बाई 2। लिमिट पुट कर देते हैं सिर्फ वेरिएबल पे, 0 2/3, 0 2/3। ठीक है बच्चों। अब देखो, जब हमने वैल्यू पुट करी तो क्या हुआ? इससे इसको कट कर सकते हैं हम लोग चाहें तो। उसके लिए इसको अंदर डालना होगा, रहने देते हैं, ऐसे रहने देते हैं। ये डालो पहले, 2√6/3 हो गया ये। अगर ये डालेंगे तो कितना हो जाएगा? 2/3 टू पावर 3/2 माइनस 3/2 था, ये हो जाएगा 2/3 टू पावर 2।
अब फर्दर इसको सॉल्व करते हैं। देखो इसका मतलब क्या होता है, 2√6/3, इसका मतलब होता है ये वैल्यू 3 टाइम्स है, क्योंकि पावर तो 3 है और डिवाइड में जो पावर है ना उसका मतलब होता है रूट। ये हो गया 3/2, ये हो गया 4/9, ये कट जाएगा 2, 3। अब देखो बच्चों यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा, ये बाहर निकल सकता है, 2√6/3, 2/3 और रूट के अंदर बच गया 2/3, ये हो गया 2/3। फर्दर इसको सॉल्व करना चाहते हो तो सॉल्व कर सकते हो या फिर कॉमन भी निकाल सकते हो। तो कॉमन निकालेंगे, अगर √3 से इसको रैशनलाइज करें तो क्या होगा, अगर इसको रैशनलाइज करें तो ये हो जाएगा 4√6/9, 2 2 जा 4, ये हो गया 4√6/9, इसको √2/√3, √3/√3 माइनस 2/3। इसको फर्दर ऊपर कर लेते हैं सॉल्व, स्पेस है यहाँ पे। ये हो जाएगा हमारा 4√6/9 तो था, और ये हो जाएगा √6 माइनस 2/3। अब ये 6 हो गया, फर्दर सॉल्व हो गया 4 × 6/9 × 3 माइनस 2/3, सो 3 2 जा। अब यहाँ से 2/3 बाहर निकाल सकते हैं, 2/3 निकल गया तो यहाँ पे 4/3 बचा -1, जो फर्दर सॉल्व होकर क्या आ जाएगा 2/3 1/3, डैट इज़ 2/9। ये हो गया हमारा आंसर, 2/9 होगा इसका आंसर। ठीक है बच्चों, कैलकुलेट किया गया, सॉल्व किया गया, उसकी वैल्यू निकाली है और कुछ नहीं किया है। तो इसका आंसर कितना है 2/9 आंसर है इसका, 2/9।